हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। ये जो क्लास होने वाली है रिवीजन क्लास होने वाली है और जो EORO से संबंधित होगी गाइज। और वैसे देखा जाए तो जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए रिवीजन राजस्थान की ज्योग्राफी सब एग्जामों में पूछी जाती है जो राजस्थान से संबंधित होते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान का भूगोल अपन बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो राजस्थान का किस प्रकार से नाम आता है वगैरह वगैरह वो चीज़ें अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो विस्तार के बारे में। राजस्थान का विस्तार आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो अगर बात करें ग्लोबीय स्थिति के अंदर से राजस्थान की जाती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। ये ग्लोब की स्थिति है। किसकी स्थिति है गाइज? ग्लोब की। ठीक है, बात की जाए भारत के अंदर से राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से बताओगे तो याद रखना उत्तर पश्चिम। कैसे बताओगे? उत्तर पश्चिम बताओगे। जब भारत का मैप आप देखते हो इस प्रकार से तो यहाँ पर गुजरात के पास में अपना राजस्थान आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा, किस प्रकार से देशांतरीय विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यह तो आ जाता है कौन सा? नॉर्थ आ जाता है, ये साउथ आ जाता है, ये ईस्ट आ जाता है, ये वेस्ट आ जाता है राजस्थान का। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर से 30 डिग्री 12 मिनट आपको क्या बताना है? उत्तरी अक्षांश बताना है। पूरा डाटा आपको याद रखना है, पूरा ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कितना बताना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बताना है। यहाँ पर स्थिति कौन सा आता है? गांव का नाम है कोणा, कोणा गांव है। और जिला पूछा जाए तो याद रखना गंगानगर आपको देखने को मिलेगा। जब नीचे चलते हो तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बताना है। उत्तरी अक्षांश आपको बताना है। यहाँ पर गांव का नाम बात करें तो बोरकुंड आ जाता है। कौन सा आता है? बोरकुंड। और बोरकुंड कहाँ पर पड़ता है ये याद रखना, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में पड़ता है। याद रखना कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और देखेंगे अपन, राजस्थान के अंदर से कैंसर लाइन और गुजरती है, उनके बारे में देखेंगे। राजस्थान के जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितने साथियों? 826 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। दूसरा अपन बात करते हैं, ये तो अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिला। फिर अपन देखते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में। देशांतरीय विस्तार के बारे में जब चर्चा होती है तो आपको क्या बताना है? यहाँ से स्टार्ट करना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बताना है। कितना बताना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, देशांतर धौलपुर के पास में पड़ता है। कौन सा गांव है? सिलाना, सिलाना गांव। क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ पढ़ कर इस चीज़ को बहुत बार पढ़ा है पहले वाले टॉपिक को, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा अपन बात करते हैं दूसरी तरफ जब चलते हैं जैसलमेर की तरफ, तो यहाँ पर कितना बताना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब बात करें राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी बताओगे? 869 किलोमीटर बतानी है। इसी के साथ मैं लगे आता हूँ, ये और देख लो कैंसर लाइन। कैंसर लाइन है, यहाँ से गुजरती है राजस्थान के 2 जिलों के अंदर से। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है। ठीक है, कैंसर लाइन है पर कर्क रेखा इसको कह सकते हो। राजस्थान के अंदर से इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें कि डूंगरपुर में कहाँ से गुजरती है तो चिखली गांव के पास में से गुजरती है। और बांसवाड़ा के अंदर से कुशलगढ़ जो तहसील है उसके पास में से गुजरती है। या फिर ये कह सकते हो कि बांसवाड़ा को ये बराबर 20 भागों में 2 भागों में काटती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना गाइस। अब बात करते हैं, देखो किस प्रकार से दोनों दूरियों का अंतर भी आप थोड़ा सा याद रखना। कितना बताना है आपको? 43 किलोमीटर बताना है। कितना? 869 में से 826 घटा देना, 43 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या बताना है? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बारे में अपन चर्चा करें ना गाइज तो साथियों कितनी बतानी है? दोनों में से घटा देना। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है और दूसरा आ जाता है 30 डिग्री 12 मिनट बताया गया है उत्तरी अक्षांश। इसमें तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो ये आपका क्या जाता है? अक्षांशीय विस्तार आ जाता है। तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश बताना है। ठीक है साथी, फिर अपन बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरी और पूछ लेता है।
देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करें तो देशांतरीय है जो पूर्वी देशांतरियों के अंदर से घटा देना, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है और दूसरा आ जाता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और बात करें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं दूरी को डिसाइड करती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं समय का निर्धारण करती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, ये थोड़ी आपको बताना जरूरी है कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार से पड़ेगी, वगैरह वगैरह। आरपीएस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती है तो इस वाले टॉपिक को अपन स्किप कर देते हैं। तो ये आपने क्या देख लिया, वहाँ पर अपने स्थिति देख ली कि किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में। अब अपन देखते हैं सीमा के बारे में। कौन सा देखेंगे अपन, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान की जो कुल लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। कितना है साथियों, 5920 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। इसमें इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा, एक तो आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी आ जाती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम आपको देखने को मिलेगी जो 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है, और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करें तो आ जाती है 4850 किलोमीटर। इन दोनों का ये टोटल ये आ जाती है। बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो नाम है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अपने को इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, अपने को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, तो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अपन बात करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर से राजस्थान ज्योग्राफी दे रखी है। तो याद रखना, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर से जो डाटा दिया गया है 1070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बात की गई है। वैसे देखा जाए तो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कहीं कहीं आपको 3310 मिलेगी, कहीं 3323 मिलेगी, कहीं 3333 किलोमीटर मिल जाती है। ठीक है, उसके बारे में अपन को डिस्कस नहीं करना। अब अपने को ओनली डिस्कस किसके बारे में करना है, राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित बात करनी है। तो याद रखना 1070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। तो अब आगे बात करते हैं साथियों 1070 किलोमीटर के बारे में। अपन 1070 किलोमीटर के बारे में बात करें तो कुछ इसमें से ऐड हुए हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो गंगानगर आ जाता है, गंगानगर से स्टार्ट होता है और गंगानगर के बाद में जाता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में जाता है फलौदी, और फलौदी के बाद में जाता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जाता है बाड़मेर। ये ज़िले आते हैं इसके अंदर से। पहले कितने आते थे गाइज, इसके अंदर से एक अनूपगढ़ जिला और आता था। जब राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर से कुछ बदलाव हुए या फिर राजस्थान की सरकार के द्वारा जिलों का दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है तो उसके अंदर से एक ज़िला कम हो जाता है। दूसरी बात बता देता हूँ कि अपन जितना भी डाटा पढ़ेंगे नवीनतम डाटा पढ़ेंगे गाइज, कौन कौन से ज़िले हैं याद रखना। गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलौदी, फलौदी के बाद में जो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आ जाते हैं। कितने आगे यहाँ पर ज़िले आ जाते हैं, इनकी ज़िलों की संख्या है 5। और जब पहले की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पर 4 ही ज़िले हुआ करते थे, फलौदी नहीं था। दूसरा बात करें गंगानगर में कहाँ से स्टार्ट होता है तो याद रखना इंदुमल कोट से स्टार्ट होता है, इंदुमल कोट से स्टार्ट होता है, ये गंगानगर में पड़ता है। बात करें अपन बाड़मेर की तरफ अपन जाते हैं तो बाखासर में पड़ता है, बाखासर शाहगढ़ तक ये आ जाती है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आप ये मत सोच लेना कि सर इनके जो ज़िलों की लंबाई कितना कितने टच होती है, वैसा डाटा आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। आपको ओनली यही याद रखना है कि कितने ज़िले टच हो रहे हैं बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। आगे बात करें पंजाब की तरफ से तो पंजाब की तरफ से पहले अपन बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 9 ज़िले आ जाते हैं, जिसके अंदर से 2 प्रांतों के या फिर 2 ज़िलों के से एक तो आ जाता है पंजाब प्रांत, ठीक है, और दूसरा आ जाता है सिंध प्रांत। इनके ज़िले हैं। पंजाब प्रांत के बारे में बात करें ना साथियों तो यहाँ पर इसके 3 ज़िले टच होते हैं, और सिंध प्रांत के ज़िलों के बारे में बात करें तो कितने होते हैं, 6 ज़िले टच होते हैं। इस प्रकार से 9 ज़िले हैं ये पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब बात करें पंजाब प्रांत के तो पंजाब प्रांत के कौन से जाते हैं, एक का नाम आ जाता है बहावलपुर, दूसरा का जाता है बहावलनगर, तीसरे का जाता है रहीम यार खां जाता है, ठीक है। और फिर दूसरा अपन बात करते हैं सिंध प्रांत की तरफ से तो घोटकी के बाद में बात करें तो सुकुर को जाता है, सुकुर आ गया। सुकुर के बाद में बात करें तो सुकुर के बाद में दूसरा आ जाता है संगर, कौन सा आता है, संगर आ जाता है। खेरपुर आ जाता है, खेरपुर के बाद में उमरकोट आ जाता है, और एक आ जाता है थार पारकर। ये ज़िले हैं जो किसके हैं, सिंध प्रांत के ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो भी डाटा है वो सारा क्लियर हो गया होगा। या दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो स्थलीय सीमा के साथ में बात करें तो यहाँ पर कौन सी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राजस्थान की तरफ से बात करें तो 5 जिले टच होते हैं, गंगानगर, बीकानेर, और दूसरा फलोदी, फलोदी के बाद में आ जाता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ जाता है बाड़मेर। ठीक है, इंदुमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक चलती है। ठीक, लंबाई 1070 किलोमीटर आ जाती है। बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 2 कौन से आ जाते हैं, यहाँ पर ही आ जाते हैं। एक पंजाब प्रांत के 3 ज़िले हैं और सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होगी। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। किसके बारे में बात करेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बच गई, 1070 उसके अंदर से निकाल दो तो 4850 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। अब देखते हैं, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से किस प्रकार से कौन कौन से राज्य हैं जो अपने को टच करते हैं या फिर राजस्थान को टच करते हैं। तो सबसे पहला जाता है पंजाब। पंजाब का कितना जाता है, 89 किलोमीटर टच होती है। दूसरा बात करें पंजाब के नीचे जब चलते हो तो आपको आ जाता है हरियाणा। हरियाणा की कितनी होती है, 1262 होती है। जब हरियाणा से नीचे चलती हो तो कौन सा जाता है, यूपी आ जाता है। यूपी की कितनी आ जाती है, यूपी की आ जाती है 877 आ जाती है। और फिर आ जाती है मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा है, लगभग 1600। कितनी आती है गाइस, 1600 की सीमा, 1600 किलोमीटर है, याद रखना। और फिर आ जाती है मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात। गुजरात की कितनी टच होती है, 1022 किलोमीटर टच होती है। तो सबसे कम कितनी, पंजाब की टच होती है 89, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की टच होती है। अब बात करते हैं, देखो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे पंजाब है, पंजाब के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान को टच होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पंजाब के अंदर से बात करें तो 2 ही ज़िले टच होते हैं, एक तो फाजिल्का जाता है, दूसरा जाता है मुक्तसर। उधर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के 2 ही ज़िले टच होते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है। फिर चलते हैं अपन हरियाणा की तरफ। ये आ गया हरियाणा। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान को साथ सीमा बनाते हैं, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात आ जाते हैं। इधर अपन बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं, उनके बारे में बात करें तो उनमें हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया। पहले नीम का थाना हुआ करता था, दोबारा से वो सीकर में चेंज हो गया तो सीकर आ गया। सीकर के बाद में कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर रोड, डीग आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं, आगरा और मथुरा हैं। बात करें और राजस्थान के कौन कौन से हैं, 3 ज़िले हैं। पहले तो 2 ही थे, भरतपुर और धौलपुर था, लेकिन एक नया ज़िला और बन गया डींग, तो 3 ज़िले सीमा बनाते हैं यूपी के साथ में। यूपी हो गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रखना मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, झाबुआ, गुना, राजगढ़, मालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच आ जाते हैं। इधर बात करें राजस्थान की तरफ से तो राजस्थान में कौन कौन से, धौलपुर से स्टार्ट हो जाओ, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की सीमा 1022 किलोमीटर आपको लगती है, ये आपको पता है। और गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, कच्छ हो गया, बनासकंठा हो गया, साबरकंठा हो गया, दाहोद हो गया, अरावली, माहीसागर हो गया। इधर बात करें राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, जालौर और बाड़मेर। और बात करें तो याद रखना आपसे सीमा से संबंधित और कोई डाटा नहीं पूछा जाएगा, जैसे किस प्रकार से कौन कौन सा जिला है जिसका कितना क्षेत्रफल है वगैरह वगैरह, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जो नए ज़िले बनाए गए हैं, जो दोबारा से जिनको मर्ज कर दिया गया, तो उनका डाटा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ना तो अभी तक एग्जाम में आए हैं, ना ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्थिति विस्तार से जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो यहाँ पर लिखो भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो किस प्रकार से कैसे कैसे बांटा गया है उनके बारे में देखते हैं। बात करें धरातल की दृष्टि के अनुसार तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से बात करें कौन कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आ जाते हैं।
और बात करें तो जो ये भाग है ना, जैसे 4 भागों में बांटा गया भौतिक प्रदेशों को, और बाद में भी इसको आगे जाकर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। जैसे पहले का नाम कौन सा जाता है? रेतीला शुष्क मरुस्थल आ जाता है। रेतीला शुष्क मरुस्थल, इसको भी आगे जाकर 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आ जाता है और एक आ जाता है मुक्त प्रदेश आ जाता है। ठीक है। दूसरा अपन बात करें तो अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाता है, जिसको राजस्थान का बांगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी बहुत सारे भागों में बांटा गया, जैसे घग्गर का मैदान हो गया, आंतरिक प्रवाह प्रदेश हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गई, लूणी बेसिन हो गया। इन भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो ये था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करते हैं कौन सा? दूसरा जाता है अरावली वाला। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसको भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं तीसरे का नाम कौन सा लोगे? यहाँ पर लिखते हैं अपन पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग के बारे में अपन चर्चा करें तो जैसे बनास गंगा बेसिन आ गया, बाद में चंबल बेसिन एक आ जाता है, बाणगंगा बेसिन आ जाता है, माही बेसिन आ जाता है, जिसको छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। 3 हो गए। चौथा बात करते हैं तो चौथे का नाम क्या आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसको कहते हैं आड़ोती प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? आड़ोती प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। विंध्यन कगार भूमि, ढक्कन का लावा पठार आ जाता है। अब इनका अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं किस प्रकार से है। पहले का अपन नाम लिखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर जिसको बोला जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर पश्चिमी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? टेथिस सागर से। टेथिस सागर से उसकी उत्पत्ति होती है। क्षेत्रफल के बारे में बात करें ना साथियों, तो याद रखना 61.11%। ये बहुत बार पूछा जाता है। जनसंख्या बात करें तो 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। दूसरा अपन बात करें तो अरावली प्रदेश आ जाता है। कौन सा आता है? अरावली किससे उत्पत्ति हुई? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, गोंडवाना लैंड के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है आपको 9.1% आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या इसमें 10% आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं तीसरे का अपन बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात करें तो ये टेथिस सागर का भाग है। किसका है? टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। बात करें इसके अंदर से 23.3% क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या इसमें कितनी निवास करती है? 39% इसके अंदर से निवास करती है। एक और नेक्स्ट मैंने कौन सा बोला था? चौथा बोला था मैंने, जिसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कहते हैं आड़ोती का पठार। आड़ोती के पठार के बारे में जब चर्चा होती है तो इसको गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। जनसंख्या इसमें 6.49% इसमें निवास करती है, और क्षेत्रफल है इसका 10%। ये बेसिक जानकारी इनसे कभी कभार सवाल पूछ लेता है इन डाटा से। और बात करें तो रेगिस्तान का मार्च किसको कहते हैं? नाचना गांव जैसलमेर को कहा जाता है। वनस्पति रहित गांव कौन सा है? राजस्थान के अंदर ही है, जिसको सम गांव है उसका नाम। ठीक है। फिर बात करते हैं बाड़मेर को थार का जल महल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं, देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल या फिर थल या फिर थार के मरुस्थल के बारे में, जहाँ पर ये पहला जो भाग था इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बारे में जानकारी के बारे में बात करें तो ईश्वरी प्रसाद ने इसको क्या कहा था? रुक्स कहा था। क्या कहा था? रुक्स कहा था। ठीक है। और बात करें तो हेनसांग ने इसको गुजरातरा के नाम से जाना जाता था। और विस्तार के बारे में बात करें तो इसका जो विस्तार है, जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का है जो विस्तार है, पर थली का पर थार के मरुस्थल का जो विस्तार है, ये भारत आ गया। भारत के साथ में इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। भारत के अंदर से बात करें तो पाकिस्तान हो गया। इन क्षेत्रों के अंदर आपको विस्तार देखने को मिल जाता है। और बात की जाए तो याद रखना, जैसे भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। जो अरावली पर्वतमाला है, इसके पश्चिम में 58% भूभाग पर कितना है? मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। जबकि राजस्थान के कुल मरुस्थल का जो भाग है वो 61.11% आपको देखने को मिल जाता है, जो डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है आपको। ठीक है। और बात की जाए तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का जो केंद्र है उसका नाम है जोधपुर। थार का मरुस्थल है वो युवा मरुस्थल कहा जाता है, ये भी याद रखना। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं तो मरुस्थल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया साथियों? 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम आ जाता है शुष्क मरुस्थल। क्या नाम आ गया? एक का शुष्क मरुस्थल आ जाता है, और दूसरे का नाम आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है।
अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बांट दिया गया और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में बांट दिया जाता है। पहले बात करते हैं अपन शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करें ना, तो इसको मैंने दो भागों में बांटकर बताया कि शुष्क मरुस्थल को कौन सा आता है। एक तो युक्त आ जाता है और दूसरा आ जाता है मुक्त। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, युक्त के बारे में। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश के बारे में जब चर्चा होती है तो इसके अंदर से क्या होता है, मार्च और जुलाई में सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं, ये भी याद रखना। इस मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। 60% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आपको देखने को मिल जाते हैं। रेत के टीलों को जो जैसलमेर के अंदर से होते हैं उनको क्या कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। क्या कहते हैं, धरियन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बालू का स्तूपों के प्रकारों के बारे में। प्रकारों की जब चर्चा होती है तो कौन कौन से आपको प्रकार देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करें तो पहले का नाम आ जाता है अनुदैर्घ्य। क्या जाता है, अनुदैर्घ्य आ जाता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किसको कहते हैं, इसका अन्य नाम आ जाता है पवनानुवर्ती, सीप, देशांतरीय या फिर अल्प स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है। यह हवा की दिशा के समांतर बनते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अनुदैर्घ्य आपने देखा। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है अनुप्रस्थ वाला। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या फिर आड़े बालू का स्तूप इसको कहा जाता है। ये हवा के समकोण से बनते हैं और उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा बनते हैं ये। ठीक है, दो हो गए। दूसरा बात करते हैं बरखान। बहुत बार पूछा गया है, आरपीएससी का फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बरखान के बारे में बात करें तो अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उनको बरखान कहा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप होते हैं बरखान वाले, और सर्वाधिक जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको बरखान वाला शेखावाटी वाले क्षेत्र में। इसी के साथ में एक और आ जाता है कौन सा, स्टार वाला बोल सकते हो, फिर तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप के बारे में बात करें तो सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, तारे की आकृति के बनते हैं, जैसे सूरतगढ़ मोहनगढ़ तहसील के आसपास से आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ में एक और का नाम हम बात करते हैं तो पैराबोलिक। ठीक है, पैरा बालू का स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर इसको पैरा बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये बरखान के विपरीत होते हैं, याद रखना। इनका जो आकार होता है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं की जो हेयर पिन पहनती है ना, उसके हिसाब से इनका आकार बनता है। सर्वाधिक विस्तार बात करें तो संपूर्ण थार में आपको विस्तार देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक और नाम आ जाता है जिसको नेट्रक बालू का स्तूप कहा जाता है। एक और का नाम आ जाता है बरखोनाइट्स आ जाता है। जैसे एक और का अपन बात करें तो अवरोधी बालू का स्तूप हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, अपन ने युक्त देख लिया, अब बात करते हैं मुक्त प्रदेश। तो यहाँ पर नया हेडिंग डालो गाइज, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बारे में चर्चा करें तो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर बालू का स्तूपों का अभाव आपको देखने को मिल जाता है। पहले नाम आपको मिलेगा यहाँ पर लाठी सीरीज़ का। लाठी सीरीज़ के बारे में बात करें तो ये इसको कहा जाता है भूगर्भिक जल प्रपट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और बात करें तो जो लाठी सीरीज़ है इसके अंदर से इसमें आपको दामन, करड़ी और सेवण घास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपन बात करते तो एक नाम और देखने को मिलेगा, नाम आ जाता है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप क्या चीज़ है, चांदन नलकूप के बारे में बात करें तो लाठी सीरीज़ के नज़दीक एक कुआं खोदा गया है, इसे चांदन नलकूप या फिर थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंदर से सेवण घास है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और सेवण घास है वो क्या है, जो गोडाउन होता है राजस्थान का, राज्य पक्षी होता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। और बात करें तो जो सेवण के जो कटे हुए घास होता है उसको लिलोण कहा जाता है। पौष्टिक घास होती है, बात करें तो उसका नाम आ जाता है मुराल आ जाता है। पीवड़ा एक सांप यहाँ पर मिलता है इस क्षेत्र के अंदर से, जो बहुत जहरीला होता है। ठीक है, तो ये देखा अपने रेतीला शुष्क मरुस्थल। अब दूसरा अपन बात करते हैं कौन सा, अर्ध शुष्क वाला। यहाँ पर लिखो अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में चर्चा करें तो किस प्रकार से जाता है, वैसे देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल आपको 75,000 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से घग्गर का मैदान या फिर हरित घाटी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसका जो मुख्य रूप से विस्तार बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात की जाए तो घग्गर नदी क्षेत्र के जो क्षेत्र होता है उसको नाली, पाट या फिर बग्गी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर से नाम आ जाता है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र।
जिसको शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तोरावटी बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है आपको सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और उत्तरी नागौर में आपको देखने को मिल जाता है। शेखावाटी होता है, शेखावाटी के अंदर से जो कच्चे कुएँ होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। ठीक है। और बात करें तो जोहड़ के जो गहरे भाग को क्या कहते हैं, चौबी कहा जाता है। जयपुर में जो कुएं होते हैं उनको बेर या फिर बेरा के नाम से जाना जाता है। औसत ऊंचाई बात करें तो 450 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। दो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंदर से, खादर मिलेगा और बांगर मिलेगा। खादर और बांगर क्या है, खादर उसको कहा जाता है जो नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसको कहा जाता है, और बांगर उसको कहा जाता है जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है उसको कहा जाता है। इस आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंदर से बात करें ना, या फिर शेखावाटी वाले क्षेत्र के अंदर से बात करें तो आपको यहाँ पर लवणीय गर्त देखने को मिल जाते हैं। लवणीय गर्त जहाँ पर जैसे परिहारा हो गया, कोछोर हो गया, सुजानगढ़, ताल छापर वाले क्षेत्रों के अंदर से देखने को मिल जाता है। एक मिलेगा बालू का स्तूपों के बीच को जो जल एकत्रित हो जाता है ना, जैसे यहाँ पर आ गया इस क्षेत्र के अंदर से, इस क्षेत्र के अंदर से यहाँ पर जो जल इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सर कहा जाता है। और सर्वाधिक जो बरखान आपको देखने को मिलेंगे वो मेडा बेसिन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था किसके बारे में, आंतरिक प्रवाह प्रदेश या फिर शेखावटी प्रदेश के बारे में। दूसरा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल से संबंधित, जिसका नाम अपन लिखते हैं, तीसरा अपन लिखने वाले हैं, नाम आ जाता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करें, नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करें तो ये टेथिस सागर का, महासागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चट्टानों में माइकोसिस्ट के अवशेष पाए जाते हैं। और साथ ही बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको 300 से 500 मीटर देखने को मिल जाती है। और इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, देखो नाम से पता चल रहा है उच्च भूमि, तो उच्च भूमि है तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब जगह पहाड़ियाँ मिलें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस क्षेत्र के अंदर से आपको सभी जगह पहाड़ियाँ देखने को मिलें। जैसे पर्वतसर, कुचामन, नावा, यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और सब जगह आपको देखने को नहीं मिलती है। नागौरी उच्च भूमि के अंदर से आपको कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी आपको देखने को मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है आपको अजमेर और नागौर के मध्य देखने को मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित जिला नागौर का गांव है, जिसका नाम आ जाता है गाइज, जिसका नाम आ जाता है आख का। क्या नाम लिखोगे आप यहाँ पर, आख का नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर आपको हरे कबूतर या फिर हरियल जो पक्षी हैं वो देखने को मिल जाते हैं। नागौर उच्च भूमि और सरिस्का अभयारण्य में पाए जाने वाला जो पक्षी है वो यहाँ पर पाया जाता है। और जो यहाँ पर जो हरे कबूतर होते हैं वो कभी भी ज़मीन पर पैर नहीं रखते। आगे बात करते हैं, नाम आ जाता है जो अर्ध शुष्क मरुस्थल से संबंधित आता है, जिसका नाम आ जाता है लूणी बेसिन। कौन सा आता है, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के बारे में बात करते हैं तो लूणी बेसिन का मुख्य रूप से बात करें तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिन क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। लूणी बेसिन का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कालभेरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुल अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो 35,000 किलोमीटर के लगभग समथिंग माना जाता है। ठीक है। इस लूणी बेसिन के अंदर से आपको 56 की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं जो बाड़मेर में मिलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक रूप से ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट सिटी के बारे में बात करें तो जालोर मिलेगा। 56 पर्वत बात करें तो उदयपुर में देखने को मिल जाता है। ठीक है। और बात की जाए तो लूणी बेसिन के अंदर से आपको प्राचीन कांप के मैदान की अधिकता पाई जाती है। जालोर में गुंबदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। और बात करें तो रेल और नेहड़ जालोर में लूणी नदी का जो बाढ़ का मैदान है उसको कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं मरुस्थल में जल संचय के बारे में। तो देखो पहला नाम आ जाता है प्याला। कौन सा लिखोगे, प्याला के बारे में। पलाया के नाम से जाना जाता है, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। आगे बात करते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है, खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं। ठीक है। और जो पलाया झील हैं इनको क्या कहा जाता है, सेलिनोस के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात करते हैं रन या फिर टाट के नाम से। रन या टाट है ये भी इसके अंदर से देखने को मिल जाता है। खारे पानी की जो छोटी झील होती हैं उनको रन कहा जाता है। सर्वाधिक रूप से बात करें तो पोखरण आ गया, बाप आ गया, थोब आ गया, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है। फिर एक और बात करते हैं तल्ली के बारे में। तल्ली या फिर पोखर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तल्ली पोखर क्या चीज़ है, देखो जो चट्टानी भाग है, जो चट्टानी प्रदेश है, इसके अंदर से क्या होता है कि जल इकट्ठा हो जाता है बारिश का, उसको क्या कहते हैं, तल्ली या फिर पोखर के नाम से जाना जाता है।
और इस क्षेत्र के अंदर से खड़ीन प्रकार की कृषि की जाती है जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई थी। खड़ीन बात करें तो परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है, ये भी याद रखना। और कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे एक आ गया हमादा। हमादा क्या चीज़ होती है? पथरीला और चट्टानी मरुस्थल होता है, उसको हमादा कहा जाता है। ठीक है। एक और आ जाता है इर्ग, किसको कहते हैं? इर्ग उसको कहा जाता है। रेतीला मरुस्थल होता है उसको इर्ग कहा जाता है। एक और अपन बात करें वल्लभ या फिर मांड आ जाता है, जिसमें से जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। थल्ली बात करें तो क्या जाता है गाइज? सरदार, सरचूर और बीकानेर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको कहा जाता है। एक नाम और देखने को मिलेगा डाढ़। डाढ़ क्या है? विशिष्ट लवणीय क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अरावली के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो अरावली। अरावली के बारे में बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से देखने को मिल जाता है? अरावली की जो उत्पत्ति होती है वो प्री कैम्ब्रियन युग से होती है, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है। और बात करें तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। अरावली की जो शुरुआत होती है वो अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से होती है। अरब सागर को अरावली का पिता के नाम से जाना जाता है। अरावली के विस्तार के बारे में बात करें तो 3 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में आपको देखने को मिल जाता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। इन राज्यों और इन यूटीज़ के अंदर से इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। लंबाई के बारे में बात करें तो 692 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, याद रखना, और दिल्ली का जो संसद भवन है वहाँ तक ही जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 550 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें तो राजस्थान के अंदर से सिरोही के अंदर से खेड़ा ब्रह्म के अंदर से इसकी शुरुआत होती है, और झुंझुनू के अंदर से जो खेतड़ी गांव है वहाँ, खेतड़ी जो तहसील है वहाँ तक ये जाती है। सर्वाधिक विस्तार के बारे में बात करें राजस्थान के अंदर से उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा, और न्यूनतम जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो अजमेर में आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसकी दिशा, तो दिशा इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। किस प्रकार से मिलेगी? यहाँ से बात करें तो दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होती है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक आ जाती है। अरावली की जो आकृति है वो तानपुरे के समान आ जाती है। किस प्रकार से? तानपुरे, तानपुरे के समान इसकी आकृति आपको देखने को मिल जाती है। और अबुल फजल ने अरावली को ऊँट की गर्दन कहा था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजपूताना की सुरक्षा दीवार के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं अरावली। अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक का नाम आएगा उत्तरी अरावली। क्या नाम आएगा? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के बाद में बात करें, दूसरे का नाम आ जाता है मध्य अरावली। और तीसरे का बात करें तो तीसरे का जाता है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली क्या है? यहाँ पर क्या होता है गाइस, इसके अंदर से जो सर्वोच्च चोटी है वो आ जाती है रघुनाथगढ़ सीकर में आ जाती है, जो उसकी ऊंचाई लगभग 1055 मीटर आपको देखने को मिलती है। और जो उत्तरी अरावली है यहाँ पर कोटरजाइट और फाइलाइट सेलें पाई जाती हैं, उनसे बनी हुई है। मालखेत सीकर में है, दूसरी चोटी है जिसकी ऊंचाई आ जाती है 1051 मीटर। फिर लोहागढ़ आती है झुंझुनू के अंदर से 51 मीटर इसकी आ जाती है। खो आ जाती है जयपुर में 920 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। उत्तरी अरावली की जो चोटियों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, बेराज पहाड़ी है अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है, दमदम पहाड़ी भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा, और बिलाली पहाड़ी है ये जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं अपन किसके बारे में? मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ पर आ जाती है? अजमेर में आ जाती है, जिसका नाम मोरार दिया जाता है, जो लगभग 933 मीटर मानी जाती है। फिर तारागढ़ आ गई, फिर नागपहाड़ आ गया, फिर गोरमजी आ गया, इस प्रकार से। फिर देखते हैं किसके बारे में? दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। दक्षिणी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, या फिर राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी बोल सकते हो, जिसका नाम है गुरु शिखर, जो सिरोही में है। 1722 मीटर आपको कहीं देखने को मिलेगा, और कहीं 1727 मीटर के नाम से देखने को मिल जाता है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, या फिर हिंदू ओलंपस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है गाइस। और बात करें अपन दक्षिणी अरावली की चोटियों में, जैसे शेर सिरोही में जाते हैं 1597 मीटर, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। फिर देलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में जाती है 1224 मीटर, धोनिया डूंगरपुर में है। धोनिया डूंगर है जो शायद तक वो राजसमंद में है, जो 1183 मीटर आ जाती है। एक आ जाती है जयराम सिरोही में 1090 मीटर आ जाती है। फिर एक आ जाती है ऋषिकेश जो सिरोही में है, जो 1017 मीटर आपको देखने को मिल जाती है।
अब कुछ शब्द हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, कभी कभार उनसे सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे बांकर किसको कहते हैं? पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ होती है उसको कहा जाता है बांकर कहा जाता है। जैसे रोजा बांकर 730 मीटर, इसराना बांकर 839 मीटर, जारोल बांकर है ये 588 मीटर है जो जालौर में है। गिरवा के बारे में बात करें तो उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती हैं उनको गिरवा कहा जाता है। फिर एक और बात करें तो एक और नाम आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्या है? अजमेर और राजसमंद के जो मध्य पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है। एक बात करें मेवल, मेवल या फिर बागड़, इसको के नाम से जाना जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग होता है उसको कहा जाता है भोमट। के बारे में बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य जो पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है। ठीक है। एक और नाम आ जाता है जैसे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में देखने को मिल जाती हैं। सुंदा पहाड़ी है वो जालौर में देखने को मिल जाती है। नैना पहाड़ी भरतपुर में मिलेगी। बामती पहाड़ी शाहबाद 12 में जाता है। देवगिरी की पहाड़ी दौसा में है। नानी शिरडी की पहाड़ी कहाँ पर है? सोजत पाली में आपको देखने को मिलेगी। फिर एक और बात करते हैं कुकरा पहाड़ी है वो अजमेर में देखने को मिलेगी। एसराना पर्वत है वो पाली में देखने को मिलेगा। मानदेसरा पठार है वो चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में जो अरावली वाला जो टॉपिक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर बात करते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जब चर्चा होती है तो इसका जो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 23% देखने को मिल जाता है। जनसंख्या इसमें 39% आपको देखने को मिलती है। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। मेन रूप से बात करें तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है पूर्वी मैदानी प्रदेश का? तो ये नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण होता है। ढाल के बारे में पूछा जाए तो याद रखना पूर्व दिशा की तरफ इसका ढाल देखने को मिल जाता है। इसके किस प्रकार से भागों में बांटा जाता है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के बारे में बात करें तो चंबल बेसिन कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो उत्खात स्थलाकृति बीहड़ जिसको कहा जाता है, जो नदियों द्वारा निर्मित गहरे गड्ढे होते हैं उनको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि बात करें तो धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली में देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं बीड़ के नाम से। तो बीड़ क्या है? शेखावाटी में घास के मैदान को बीड़ कहते हैं, याद रखना। फिर बात करते हैं दूसरा बनास बेसिन। बनास बेसिन, बनास बेसिन के बारे में बात करें तो इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में आपको देखने को मिल जाता है। पीडमांड स्थलाकृति है वो आपको राजसमंद में देखने को मिल जाएगी। ऊंचाई के बारे में बात करें तो 280 से 500 मीटर उसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाती है। बनास बेसिन के अंदर से टेकरी नुमा एकल पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं अपन माही बेसिन के बारे में। कौन सा? माही बेसिन। माही बेसिन का जब चर्चा होती है तो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में देखने को मिल जाता है। छप्पन का मैदान या फिर कांठल जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान का पूर्वी भाग गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदानों से होता है, ये भी याद रखना। जैसलमेर नगर जो नगर है उसके अंदर से क्या है? जुरेसिक बालुका पत्थरों द्वारा निर्मित चट्टानों स्थित देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दर्रे और नाल के बारे में। तो यहाँ पर लिख सकते हो दर्रे या फिर नाल। दर्रे और नाल के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे परवेरिया दर्रा है ये अजमेर और अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, याद रखना। शिवपुरा घाट आ जाता है जो अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। देसूरी नाल दर्रा जो पाली में आ जाता है, जो देसूरी पाली को चारभुजनाथ राजसमंद को जोड़ता है, याद रखना। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता था, ये भी याद रखना। फिर आता है जिलवाड़ा की नाल आ जाती है जो मेवाड़ को गुजरात से जोड़ने वाला दर्रा माना जाता है। हाथी नाल दर्रा है ये उदयपुर में है। हाथीगुड़ा नाल दर्रा है ये राजसमंद में है। फिर बात करें कमली घाट दर्रा ये राजसमंद में आपको देखने को मिल जाता है। एक और बात करते हैं अजमेर को जोधपुर से जोड़ने वाले दर्रों के बारे में। तो अजमेर को जोधपुर से जोड़ने वाले दर्रे हैं अदाबारी दर्रा, पीपली दर्रा, कुचावरी दर्रा, स्वरूपा दर्रा, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपन किसका नाम लिखेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बात करें तो हाड़ौती का पठार या फिर मालवा का पठार का अंग माना जाता है। ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है ये और इसके अंदर से अरावली और विंध्याचल को जोड़ने वाला माना जाता है। ढाल इसका कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ इसका ढाल आपको देखने को मिल जाता है।
और बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो विंध्य कगार भूमि जिसकी ऊंचाई 355 से 350 मीटर आपको देखने को मिल जाती है, जो बनास और चंबल के मध्य स्थित माना जाता है, जो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं ढक्कन लावा प्रदेश, जिसका अंदर से कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा का क्षेत्र शामिल किया जाता है। और बात करें तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, जिसको अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो कहाँ पर मिलेंगी? आपको झालावाड़ में देखने को मिलेंगी। एक डंग गंगाधर क्षेत्र है, वो झालावाड़ में देखने को मिलेगा। शाहबाद की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको बारां में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर से पठार आपको नाम आया तो पठार कुछ हैं जिनके बारे में बात करें। उड़िया पठार, कौन सा? उड़िया पठार। उड़िया पठार सिरोही के अंदर से 1360 मीटर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा बात करें आबू का पठार, जो सिरोही में 1200 मीटर आपको देखने को मिल जाता है। बोराट का पठार गोगोंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है। लासड़िया का पठार है, ये कटापटा होने के कारण बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, जो उदयपुर के अंदर से है और जैसलमेर झील के पास में आपको देखने को मिल जाता है। एक ऊपरमाल का जो पठार है, ये भैंसरोडगढ़ से भी जोलिया के मध्य आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में आपका जो राजस्थान की स्थिति विस्तार वो कंप्लीट हो जाता है और राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका दो टॉपिकों का रिवीजन बढ़िया तरीके से हो गया होगा गाइज। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।